हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जो है वो पब्लिक कर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन बच्चों ने नीट 2025 का एग्जामिनेशन दिया था, जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया है, वो एलिजिबल हो जाते हैं काउंसलिंग के अंदर अपियर होने में। बट आप लोगों को पता है कि आपकी रैंक कितनी आई है, आपका कितना स्कोर आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काउंसलिंग के अंदर अपियर होना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था मेरे एक वीडियो के अंदर कि काउंसलिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है एमसीसी काउंसलिंग, जो ऑल इंडिया कोटा के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, उसका 15% सीट्स इस एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी 100% सीट्स इन्हीं एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती हैं। तो सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एमसीसी शेड्यूल के बारे में, स्टेट काउंसलिंग के बारे में, मल्टीपल राउंड्स के बारे में, एमसीसी काउंसलिंग का जो कंडक्ट होता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आप लोगों को रेडी करने हैं अभी के अभी एमसीसी काउंसलिंग के लिए और उन्हें अच्छे से रख देने हैं ताकि एंड टाइम हासिल नहीं हो आप लोग। और साथ ही साथ एंड में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज मैं आप लोगों को देने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एमसीसी की काउंसलिंग साइट पर, अगर आप लोग विजिट करेंगे साइट पर, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 चीज दे रखी है। एक है यूजी स्टेट शेड्यूल 2025 और एक दे रखा है यूजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025। अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखें किसके बारे में, यूजी स्टेट काउंसलिंग के बारे में, तो यहाँ पर नीट यूजी शेड्यूल 2025 सारा की सारा दे दिया है, ऑल इंडिया कोटा का, डीम्ड का और सेंट्रल स्टेट कोटा के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है 21 जुलाई से, जो चलेगी 30 जुलाई तक। और अगर आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर सीट मिल जाती है तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं 6 अगस्त को। वहीं अगर हम लोग बात करें वेरिफिकेशन कब होगा आप लोगों का, 7 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक होगा अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं कॉलेज। तो अगर नहीं ज्वाइन करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं फर्स्ट राउंड से और अपग्रेड करते हैं, तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो 12 अगस्त से स्टार्ट होगा, जो 20 अगस्त तक चलने वाला है। अगर यहाँ पर आप लोगों को अपनी पसंद की कॉलेज मिल जाती है तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग की डेट रहती है 29 अगस्त को और वेरिफिकेशन जो होंगे ज्वाइंट कैंडिडेट्स के वो होंगे 30 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। वहीं अगर हम लोग देखें राउंड 3 के बारे में, राउंड 3 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो राउंड 3 जो है वो 3 सितंबर से स्टार्ट होगा और 10 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। अगर आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग 18 सितंबर 2025 तक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट हो जाता है 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक। स्टे वैकेंसी के अंदर अगर आप लोग अपियर होते हैं तो उसके लिए डेट है 22 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रह जाती है इसकी 3 अक्टूबर, अगर स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होती है तो। और वहीं टाइमली सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा एमबीबीएस का, दैट इज 1 सितंबर 2025। तो ये पूरा सेशन जो है वो बिल्कुल टाइमली रहने वाला है, बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है सेशन के अंदर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पैरेलली स्टेट काउंसलिंग की भी, तो स्टेट काउंसलिंग जो मल्टीपल स्टेट्स हैं उनके काउंसलिंग की अलग से वेबसाइट होती है और वहां पर अलग से स्टेट काउंसलिंग होती है। और स्टेट काउंसलिंग में स्टूडेंट्स जो 15% के अलावा जितनी भी सीट्स हैं वो सारी के सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर किससे फिलअप होगी, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगी। तो सभी स्टूडेंट्स जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो पैरेलली इसके अंदर भी अपेयर हो सकते हैं। और इसके पूरा के पूरा शेड्यूल जो है वो यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है 30 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक। सेकेंड राउंड का शेड्यूल है 19 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। थर्ड राउंड का शेड्यूल है 9 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक। और वहीं स्टे वैकेंसी का शेड्यूल है 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन लेंगे बच्चे कॉलेज के अंदर, उनका भी सेशन 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टाइमली स्टार्ट होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो पहले होता है ऑल इंडिया कोटा का पूरा एक भरा जाता है राउंड फर्स्ट के थ्रू सीट्स। अगर वहां पर वो कंप्लीट हो गया है उसके बाद में स्टार्ट होता है स्टेट काउंसलिंग पार्ट 1, फिर वापस से होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग राउंड 2, फिर होता है स्टेट काउंसलिंग राउंड 2, फिर होता है ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, फिर होता है स्टेट काउंसलिंग राउंड 3, लास्ट में होता है ऑल इंडिया कोटा स्टे वैकेंसी राउंड और फिर होता है स्टेट काउंसलिंग का स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये कुछ इस तरीके से जिगजैग पैटर्न के अंदर काउंसलिंग चलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एमसीसी के थ्रू एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी यहाँ पर पब्लिक कर दिया गया है, जिसके अंदर सारा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा कि जो फर्स्ट राउंड चलने वाला है वो
कब आप लोगों को ज्वाइनिंग करना है, कब पेमेंट करना है, कब आप लोगों को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना है, वही रिजल्ट इसका कब आएगा, रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या रहने वाला है, वेरिफिकेशन कब होगा डॉक्यूमेंट्स का ज्वाइंट कैंडिडेट्स के, तो ये सारा की सारा डिटेल्ड अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी एमसीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है डिटेल्ड नोटिस के फॉर्म के अंदर, तो ये आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूं कि एमसीसी काउंसलिंग की कि किस तरीके से काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट होती है, तो यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। एमसीसी काउंसलिंग के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। एमसीसी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा वाली, उसके अंदर राउंड 1 जो कंडक्ट होता है उसमें अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यार मुझे मेरे पसंद की सीट नहीं मिली है, मुझे अपग्रेड करना चाहिए, शायद राउंड 2 के अंदर मुझे मेरे पसंद की कॉलेज के अंदर सीट मिल जाए, तो आप लोग बिल्कुल उस सीट को छोड़ करके आप लोग अपग्रेड के लिए भी जा सकते हैं। तो राउंड 1 के अंदर सीट मिला है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं, और अगर सीट नहीं मिला है तो ऑटोमेटिकली आप लोग राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो राउंड 2 जब काउंसलिंग राउंड होगा उसके अंदर मान लीजिए आपको सीट मिल गई, तो आप लोगों के पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग उस सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहीं पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को अगर अपग्रेड करना है तो आप लोग नेक्स्ट राउंड के अंदर भी जा सकते हैं अपग्रेडेशन के साथ में। अगर 3rd राउंड के अंदर आप लोग चले गए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान देना, अगर राउंड 3 के अंदर आप लोग अपीयर हो गए और अगर आप लोगों को राउंड 3 के अंदर सीट मिल जाती है तो आप लोगों को ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। आप लोग फिर उसे अपग्रेड नहीं कर सकते हैं और ना ही आप लोग रिजाइन कर सकते हैं। मतलब राउंड 3 के अंदर जो सीट मिली है वो आप लोगों को चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी आप लोगों को उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट है जिसको राउंड 3 के अंदर भी सीट अलॉट नहीं हुई तो वो जा सकता है स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, जिसे हम लोग मॉपअप राउंड भी कहते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर 2 ऑप्शन है, फिर से अगर सीट मिल गई तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको उस सीट के अंदर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो बीडीएस का हो, चाहे वो आयुष का कोई भी हो, तो आप लोगों को यहां पर ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग अलॉट हो जाता है आपको सीट और अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना आप लोग नेक्स्ट ईयर नीट एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं, जो नेक्स्ट ड्रॉप ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, स्टे राउंड तक जाते हैं, देखेंगे क्या होता है। नहीं, हमें स्टे राउंड तक नहीं जाना है। अगर आप लोग श्योर नहीं है तो वहीं से आप लोग एग्जिट कर लो। अगर स्टे राउंड में चले गए और अगर आप लोगों को सीट अलॉट हो गई तो आप लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उस सीट के अंदर आप लोगों को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, उसी कोर्स के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। आप लोग वहां से एग्जिट नहीं कर सकते हैं, और अगर एग्जिट करते हैं तो आप लोग नेक्स्ट ईयर नीट के एग्जामिनेशन से डिबार्ट हो जाओगे। यहां तक क्लियर? तो इसी तरीके से ही पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो चलता है नीट के एमसीसी के काउंसलिंग का। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यार कितनी फीस जमा करानी पड़ती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि इतनी सारी फीस देनी पड़ेगी क्या ये रिफंडेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एमसीसी काउंसलिंग के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो 15% ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स के लिए, तो उसमें नॉन रिफंडेबल फीस कौन सी लगती है, जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को 1000 रुपए फीस देनी पड़ती है। ये रिफंडेबल नहीं है, ये वापस नहीं मिलेगी आप लोगों को, बट उसके साथ में आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना है, 10,000 रुपए देना है, वो वापस से आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हैं तो। ठीक है। दूसरा, अगर एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए नॉन रिफंडेबल फीस होती है काउंसलिंग की 500 रुपीज और रिफंडेबल फीस होती है 5000 रुपीज। तो एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिफंडेबल फीस यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे आप लोगों को 5000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, वापस से रिफंड हो जाते हैं। वहीं अगर हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 2 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोगों को जमा कराना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा हाई अमाउंट है, इसीलिए स्टूडेंट्स जो है वो कम प्रेफर करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी तक जाना। होप सो कि आप लोगों को यहीं पर सीट मिल जाए, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़े। अब यहां पर आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है इस काउंसलिंग के समय पर, चाहे वो एमसीसी की काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो। तो यहां पर ध्यान से सुनना, आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स को एक हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में भी रखना है और एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में भी रखना है, ताकि एंड टाइम पर आप लोगों को कहीं पर भी इधर उधर ना दौड़ना पड़े। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या
रख लेना है। 10th की मार्कशीट हो तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट, और डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए होता है बेसिकली ये उसको डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट आप लोगों को क्या चाहिएगा, क्लास 12th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई भी चलेगा। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे हम लोग टीसी कहते हैं, इसकी आप लोगों को एक कॉपी निकाल करके रखनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, जिसे हम लोग सीसी भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। फिर नीट का एडमिट कार्ड था ना आप लोगों के पास में, उसका प्रिंट आउट निकाल करके अच्छे से रख लेना। तो एडमिट कार्ड की भी जरूरत एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप लोगों को पड़ती है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या चाहिए, एडमिट कार्ड, जो नीट का स्कोर कार्ड है आप लोगों का, वो भी आप लोगों को चाहिए होगा। स्कोर कार्ड जिसके अंदर आपका कितने नंबर आए हैं, कौन सी रैंक आई है आपकी ऑल ओवर इंडिया, तो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। तो एडमिट कार्ड नीट का और नीट का स्कोर कार्ड ये आप लोगों के पास में होना जरूरी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी आप लोगों को चाहिए होगा, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो ये सब कुछ एलिजिबल हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर। नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना बहुत कंपलसरी है। और प्लीज 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 स्टूडेंट ध्यान रखना कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो अपग्रेडेड हो, पुराना नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं जो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए ही वैलिड होते हैं। तो प्लीज इंश्योर कर लेना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट हो, अप टू पॉइंट हो, वो प्लीज रिन्यू करवाया हुआ हो, पुराना मत लेकर के जाना। प्लीज एक बार आज के आज चेक कर लेना। नेक्स्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पर लगाई थी, अलग नहीं होनी चाहिए, अलग एलिजिबल नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। तो कितनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 8 इनफ होगी, 8 निकाल करके रख देना। नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस, कोई कॉलेजेस होती हैं जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगती हैं, तो हमारे पास में ये होना चाहिए। गैप एफिडेविट, कोई कोई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप लोगों को प्रूफ देना होता है कि आप लोगों ने गैप क्यों दिया है। 12th के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ड्रॉप ले लेते हैं या कोई बीएससी, एमएससी या कोई दूसरे कोर्स के अंदर एनरोल हो जाते हैं, तो आप लोगों को देना पड़ता है प्रूफ कि आपने गैप, मतलब ये जो गैप लिया है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो टाइम आपने कहां पर दिया है। तो कोई कोई स्टेट्स मांगता है, जैसे तेलंगाना मांगता है, कोई नहीं भी मांगता है। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आप लोगों के पास में होना जरूरी है। अलॉटमेंट लेटर बाय एमसीसी, ये तब मिलता है जब आप लोगों को एमसीसी के थ्रू राउंड 1 में जैसे सीट मिल गई तो आप लोगों को कॉलेज में जाकर के अलॉटमेंट लेटर दिखाना होता है कि भैया एमसीसी के थ्रू हमें अलॉटमेंट लेटर मिला है। तो ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों को चाहिए होता है। फिर कुछ एनआरआई कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए भी कुछ सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आप लोगों को शो करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो काउंसलिंग के रिलेटेड है। अब एक बहुत 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 बड़ी एक नोटिस, पब्लिक नोटिस रिलीज किया गया था एनएमसी के द्वारा, और एनएमसी ने सारी कॉलेजेस को ये क्लियर कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी कॉलेज हिडन कंटेंट नहीं रखेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि काउंसलिंग के समय पर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, सिर्फ ट्यूशन फीस शो की जाती है, बट ट्यूशन फीस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी फीस होती हैं जिनके बारे में कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के समय पर नहीं पता होता है, बाद में पता चलता है। तो इस नोटिस के थ्रू एनएमसी ने क्लियर कर दिया है सारी यूनिवर्सिटीज को, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, कि कुछ भी हिडन कंटेंट आप लोग नहीं रखोगे रिलेटेड टू फीस, रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल्स, रिलेटेड टू एनीथिंग। तो सब कुछ सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी हिडन कंटेंट आप लोग रखते हैं तो बाद में फिर आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आज का जो ये पूरा की पूरा छोटा सा वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस और डिटेल में समझना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, आप वहां पर वो भी जाकर के चेक कर सकते हैं कि हर स्टेप के अंदर आप लोगों को क्या क्या करना है, किस तरीके से रजिस्टर करना है, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।